चैप्टर 56 वीआर पॉड। विपिन उस जगह में आया जहां एकेडमी की ट्रेनिंग सुविधाएं थी। इस जगह में कई ट्रेनिंग रूम थे जहां आप तीरंदाजी, तलवारबाजी, भाला चलाने और दूसरी कई चीजों सीख सकते थे। विपिन ने इन कमरों पर ध्यान नहीं दिया और ट्रेनिंग सुविधा के अंदर तक चला गया। 5 मिनट चलने के बाद विपिन आखिरकार उस मंजिल पर पहुंच गया जहां उसे जाना था। उसने चारों ओर देखा और कई बंद कमरे देखे। कुछ कमरों के ऊपर हरी लाइट जल रही थी, जबकि कुछ पर लाल लाइट जल रही थी। हरी लाइट का मतलब था कि कमरा खाली है और वो उसमें जा सकता है, जबकि लाल लाइट का मतलब था कि कमरा का प्रयोग किया जा रहा है। विपिन एक कमरे के सामने आया जिसके ऊपर हरी लाइट जल रही थी। उसने अपना हंटर कार्ड निकाला। विपिन ने कार्ड दरवाजे पर रखा और उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन आई जिसमें उसके बचे मिशन पॉइंट्स दिख रहे थे। विपिन के पास 20 मिशन पॉइंट्स थे जो उसने हाल ही में एक मिशन पूरा करके कमाए थे। उसने देखा कि कमरे का 24 घंटे उपयोग करने के लिए उसे 5 पॉइंट देने होंगे, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और बिना हिचकिचाए भुगतान कर दिया। जैसे ही विपिन ने 5 पॉइंट दिए, कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। कमरे में जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे के ऊपर की हरी लाइट लाल हो गई। कमरे के अंदर सिर्फ एक चीज थी और जब विपिन ने उसे देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आखिरकार मैं इसे फिर से इस्तेमाल कर सकता हूं, विपिन ने भावुक होकर कहा और अपनी आंखों से नकली के आंसू पोंछे। उसके सामने एक सिल्वर रंग का वीआर पॉड था जिसे वो अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला था। अपने पिछले जीवन में एक गेमिंग के दीवाने के रूप में विपिन हमेशा तरह तरह के गेम्स खेलता था, लेकिन जब से वो अरोड़ा की दुनिया में आया है उसे कोई भी गेम खेलने का मौका नहीं मिला। वो वीआर पॉड असल में हंटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था जहां दुनिया भर के हंटर आपस में लड़ सकते थे। विपिन इस वीआर पॉड का उपयोग सी रैंक के हंटर से लड़ने के लिए कर रहा था ताकि वो अपनी वर्तमान ताकत का अंदाजा लगा सके। भावुक होने के बाद विपिन ने वीआर हेडसेट पहना और पॉड के अंदर लेट गया। जैसे ही विपिन लेटा, वीआर पॉड अपने आप बंद हो गया और उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों को स्कैन किया जा रहा है। विपिन सोच ही रहा था कि उसकी आंख धुंधली हो गई और उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। उसे हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसने पहले कई वीआर गेम खेले थे। वो जानता था कि पहले उसे अपना अवतार बनाना होगा और फिर यूजर नेम डालना होगा। वीआर में आप अपने अवतार में ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, बस बालों का रंग और कुछ छोटी चीजें बदली जा सकती है, लेकिन बड़े बदलाव नहीं। विपिन ने अपना अवतार नहीं बदला, लेकिन चेहरे को छिपाने के लिए उसने एक काले स्केलेटन का मास्क पहना क्योंकि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता था। उसने जो कपड़े चुने थे वे भी काले रंग के थे। बस 10 सेकंड में उसने अपना अवतार तैयार कर लिया जो काले कपड़े पहने था और उसके चेहरे पर काला स्केलेटन का मास्क था। जब विपिन ने अपना रूप देखा तो उसने संतोष में सिर हिलाया और कन्फर्म बटन दबाया। कृपया अपना यूजर नेम दर्ज करें। यूजर नेम, हां, विपिन ने बुदबुदाया और अपने सिर को सहलाया। 1 मिनट बाद विपिन ने अपना यूजर नेम डाला और ओके दबाया। जैसे ही उसने ओके दबाया, सामने का अंधेरा कमरा गायब हो गया और एक रंगीन स्क्रीन दिखाई दी। विपिन ने स्क्रीन पर देखा जहां उसे 2 विकल्प दिखे, रैंडम मैच और किसी दोस्त के साथ खेले। विपिन ने रैंडम मैच चुना और एक और स्क्रीन दिखाई दी। कृपया लेवल चुने, एफ रैंक, ई रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक। 5 विकल्प थे और विपिन ने सी रैंक चुना क्योंकि वह किसी ऐसे से लड़ना चाहता था जिसके पास सी रैंक हंटर की ताकत हो। सी रैंक या सी प्लस रैंक, क्योंकि हर लेवल में 2 रैंक होते हैं। विपिन के सामने एक और स्क्रीन आई और उसने सी रैंक चुना। कृपया इंतजार करें, आपका मैच हो रहा है। विपिन का मैच होने में ज्यादा समय नहीं लगा। आप एरिना में प्रवेश कर रहे हैं, स्वागत है शैडो मोनार्च। विपिन ने नोटिफिकेशन देखा। उसकी नजरें फिर से धुंधली हो गई और अगले ही पल वो खुद को एक बड़े चौकोर एरिना के बीच में खड़ा पाया। इससे पहले कि विपिन इधर उधर देखता, एक सफेद रोशनी चमकी और उसके सामने एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी के हल्के भूरे बाल, काली आंखें और एक सुंदर चेहरा था। विपिन के विपरीत जो काले कपड़े पहने था, आदमी ने सुनहरा कवच पहना था और किसी शक्तिशाली योद्धा की तरह दिख रहा था। विपिन का ध्यान उस व्यक्ति के सिर के ऊपर तैरते हुए नाम और संख्या पर गया। रौनक, 58 जीत, 3 हार। विपिन ने उसके नाम और जीत हार का रिकॉर्ड पढ़ा और चौंक गया। 58 जीत और सिर्फ 3 हार, वो सी रैंक के हंटर्स में भी काफी मजबूत होगा, विपिन ने सोचा। लेकिन घबराने के बजाय वो और भी खुश हो गया
क्योंकि उसे लगा कि वो अपनी वर्तमान ताकत का सटीक परीक्षण कर सकता है। इस मैच में विपिन अपने किसी कौशल का उपयोग नहीं करना चाहता था। वो पहले अपनी शारीरिक ताकत को जांचना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि उसके प्राइम कोर के बदलाव के बाद उसकी शारीरिक ताकत सबसे ज्यादा बढ़ी है। यहां तक कि जब उसने जंगल में सी रैंक के वुल्फ से लड़ाई की थी तो उसकी शारीरिक ताकत वुल्फ से ज्यादा थी। अब वो खुद नहीं जानता था कि उसकी वर्तमान शारीरिक ताकत क्या है। जैसे विपिन ने रौनक का नाम और रिकॉर्ड देखा, वैसे ही रौनक ने भी विपिन का नाम और रिकॉर्ड देखा। शैडो मोनार्च, 0 जीत 0 हार। जब रौनक ने यह पढ़ा तो सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में आया, ये लड़का वाकई एक अच्छा नाम चुनना जानता है। और दूसरा ख्याल था, ये नौसिखिया है। विपिन का रिकॉर्ड देखकर रौनक ने अंदाजा लगाया कि ये उसका पहली बार वीआर में है, इसलिए उसने सोचा कि वो नया है। चैप्टर 57, विपिन वर्सेस रौनक। नमस्ते, रौनक ने विपिन को देखकर कहा। विपिन ने भौहें उठाई और सोचा कि ये शक्तिशाली योद्धा उससे क्या चाहता है, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। असल में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरा मैच देखना चाहते हैं, लेकिन वे तभी देख सकते हैं जब दोनों पक्ष उन्हें इजाजत दे। क्या तुम दूसरों को मैच देखने की अनुमति दे सकते हो ताकि वे देख सकें? रौनक ने जल्दी से कहा जब उसने विपिन को सिर हिलाते देखा। विपिन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और अपनी सेटिंग बदल दी ताकि दूसरे लोग उसका मैच देख सकें। जैसे ही विपिन ने सेटिंग बदली, दर्शकों के जगह में सफेद रोशनी चमकने लगी और लोग दिखने लगे। विपिन ने हैरानी से देखा, क्योंकि 5 सेकंड से भी कम समय में 50 से ज्यादा लोग वहां आ गए। हालांकि वो उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि उसने साउंड फंक्शन चालू नहीं किया था। फिर भी वो देख सकता था कि वे सभी उत्साह से चीयर कर रहे थे। क्या ये आदमी कोई सेलिब्रिटी है या कुछ और? विपिन ने रौनक की ओर देखा, जो दर्शकों की ओर हाथ हिला रहा था। विपिन को समझ में आ गया कि वे उसके दोस्त नहीं बल्कि समर्थक थे। लोगों की ओर हाथ हिलाने के बाद रौनक ने विपिन से कहा, धन्यवाद, मैं स्टार राइजिंग एकेडमी से रौनक हूं। चलो अब मैच शुरू करते हैं। स्टार राइजिंग एकेडमी। रौनक की बात सुनकर विपिन एक पल के लिए चौंक गया। स्टार राइजिंग एकेडमी भी एस्ट्रेट एकेडमी की तरह ही एक एकेडमी है, और पिछले साल ऑल हंटर एकेडमी टूर्नामेंट में वे दूसरे स्थान पर आए थे। प्रोफेसर प्रिया ने कुछ दिन पहले ही उसे टूर्नामेंट के बारे में बताया था, और अब वो किसी ऐसे खिलाड़ी से लड़ने वाला था जो 4 महीने बाद टूर्नामेंट में भाग ले सकता है। रौनक के जीत के रिकॉर्ड को देखकर विपिन समझ गया कि वो काफी मजबूत है, और यह संभव है कि वो इस साल टूर्नामेंट में स्टार राइजिंग एकेडमी का प्रतिनिधि हो। ये और भी बेहतर है, मैं इस साल टूर्नामेंट में भाग लेने वालों के खिलाफ अपनी शक्ति की सही से जांच कर सकता हूं। विपिन ने सोचा और रौनक की ओर देखा, जिसने पहले ही अपना लड़ाई का रुख अपना लिया था। विपिन ने कभी किसी ऐसे इंसान से मुकाबला नहीं किया था जो सी रैंक तक पहुंचा हो और अपनी जॉब क्लास अनलॉक कर ली हो, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि रौनक कितना ताकतवर होगा। लेकिन विपिन को भरोसा था कि अपनी जॉब क्लास के बिना भी वो अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके रौनक को अच्छी टक्कर दे पाएगा। मुझे यकीन है कि रौनक 5 मिनट से भी कम समय में जीत जाएगा, मैच देख रहे एक लड़के ने कहा। तुम उसे कम आंक रहे हो, वो स्टार राइजिंग एकेडमी में दूसरा सबसे ताकतवर छात्र है। मुझे यकीन है कि वो 1 मिनट से भी कम में जीत जाएगा, लड़के के पास बैठी एक लड़की ने कहा। हाँ, वो 1 मिनट से भी कम समय में उस अजीब काले कंकाल को हरा देगा, एक और लड़की ने कहा। देखो, वे आखिरकार शुरू कर रहे हैं, किसी ने चिल्लाया और सबने उनकी तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो? रौनक ने लड़ाई का रुख अपनाते हुए विपिन से पूछा। विपिन ने गहरी सांस ली और कहा, चलो शुरू करते हैं। दोनों तैयार हो गए और उनके सामने उल्टी गिनती शुरू हो गई। 3, 2, 1। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, एक तेज धमाका हुआ और विपिन के पैरों तले की जमीन हिल गई। वो गोली की तरह रौनक की ओर बढ़ा। रौनक को ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि विपिन, जो कुछ ही समय पहले 20 मीटर दूर था, 1 सेकंड में उसके सामने आ गया। विपिन ने अपने सामने आकर अपनी मुट्ठी बंद की और अपनी पूरी ताकत से रौनक पर मुक्का मारा। विपिन का मुक्का सीधे रौनक के कवच से टकराया। जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और रौनक ने अपने पैरों से जमीन में धंसते हुए खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन विपिन की शारीरिक ताकत इतनी ज्यादा थी कि रौनक को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। दर्शक चौंक गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विपिन इतनी ताकतवर होगा कि वो रौनक को पीछे धकेल सके। जब रौनक ने देखा कि विपिन कितना तेज है, उसने समझ लिया कि वो मुक्का नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए अपने हाथों को सामने की ओर क्रॉस कर लिया। विपिन के मुक्के से ठीक पहले रौनक की आंखें
हल्की भूरी चमक उठी और उसकी भुजाएं मोटे मिट्टी के कवच से ढक गई थी। विपिन के मुक्के ने रौनक के हाथों को मारा और उसे प्रभाव के कारण 10 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया। रौनक के चेहरे पर दर्द का असर दिखाई दिया और उसके हाथ भी कांपने लगे। हालांकि विपिन अपनी तेजी और रौनक के पृथ्वी कवच से सुरक्षित हाथों से चकित था। उसने अपना हमला नहीं रोका और रौनक का पीछा किया। यह कैसी शारीरिक ताकत है, रौनक ने सोचा, क्योंकि मिट्टी के कवच से ढके होने के बावजूद उसे दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि विपिन फिर से उसकी ओर बढ़ रहा था। विपिन पिछली बार की तरफ बहुत तेज था, लेकिन इस बार रौनक तैयार था। जब विपिन फिर से सामने आया, रौनक ने अपनी धरती की शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके आसपास की जमीन थोड़ी धंस गई। अचानक जमीन में बदलाव के कारण विपिन ने एक पल के लिए अपना संतुलन खो दिया और रौनक ने इसका फायदा उठाया। अर्थ बॉम्ब, रौनक ने कहा, और विपिन के चारों ओर की जमीन ने तेजी से उछलना शुरू कर दिया। खतरे को महसूस करते हुए विपिन ने अपनी ताकत लगाकर खुद को पीछे की ओर धकेला। जैसे ही विपिन ने ऊंचा कूदा, वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ जहां वह पहले खड़ा था और धरती का मलबा उड़ गया। हालांकि विपिन विस्फोट से बचने के लिए समय पर कूद गया, लेकिन वो शॉकवेव से धकेल दिया गया। विपिन धमाके की जगह से 10 मीटर दूर उतरा और उसने देखा कि रौनक के खड़े होने की जगह पर 3 मीटर ऊंची मिट्टी की दीवार उभर आई है। उसने मिट्टी की दीवार का उपयोग करके खुद को धमाके से बचाया। विपिन ने सोचा और प्रभावित हुआ कि रौनक कितनी तेजी से अपने स्किल का उपयोग कर रहा था। उसकी जॉब की क्लास शायद अर्थ टाइप से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे ही विपिन ने मिट्टी की दीवार को देखा, वो ढहने लगी और रौनक, जो पूरी तरह से मिट्टी के कवच में ढका हुआ था, सामने दिखाई दिया। विपिन ने रौनक की ओर देखा, जो अब सिर से पैर तक मिट्टी के कवच से ढका हुआ था, और एक नजर में ही विपिन समझ गया कि यह कवच काफी मजबूत है। अब यह क्या है? गोलेम ट्रांसफॉर्मेशन? विपिन ने मजाक में सोचा, लेकिन वो रौनक के कवच को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। आखिरकार उसने सोचा, ऐसा नहीं है कि यह कठोर दिखने वाला मिट्टी का कवच अटूट है। जब तक यह टूट सकता है, मैं इसे टुकड़ों में बदल दूंगा। यह सोचकर उसने अपनी गर्दन घुमाई। अगले ही पल उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की नीली माना की परत दिखाई दी। रौनक, जिसने विपिन के चारों ओर माना की ये हल्की नीली परत देखी, दंग रह गया और उसे हैरान नजरों से देखने लगा। विपिन ने जो तकनीक इस्तेमाल की, उसे माना रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। ये एक साधारण टेक्निक है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति जिसके पास माना है, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए उपयोग कर सकता है। पहले विपिन केवल अपनी तलवार का उपयोग करते समय अपने हमलों को मजबूत करने के लिए माना का उपयोग करता था। उसने कभी भी अपने शरीर को मजबूत करने के लिए माना रीइंफोर्समेंट का उपयोग नहीं किया था। इसका कारण बहुत सरल था। यदि आप अपने शरीर को मजबूत करने के लिए माना रीइंफोर्समेंट का उपयोग करते हैं, तो आप अपने किसी भी स्किल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। या तो आप अपने स्किल का उपयोग करते हैं या अपने शरीर को मजबूत करने के लिए माना का उपयोग करते हैं। आप दोनों का उपयोग एक साथ नहीं कर सकते। हालांकि आप अपने स्किल का उपयोग तब भी कर सकते हैं जब आप अपने शरीर की बजाय अपने हथियार को मजबूत कर रहे हों। विपिन को इस बात का सटीक कारण नहीं पता था और वो इसकी परवाह भी नहीं करता था, क्योंकि वह कोई रिसर्चर नहीं था। लेकिन अतीत में उसने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कभी भी माना रीइंफोर्समेंट का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा अपने स्किल का उपयोग करके लड़ता था और शारीरिक ताकत को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करता था। अब जब विपिन इस लड़ाई में केवल अपनी शारीरिक ताकत का उपयोग करना चाहता था और अपने स्किल का उपयोग नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी शारीरिक ताकत की पूरी सीमा जानने के लिए माना रीइंफोर्समेंट का उपयोग करने का फैसला किया। दूसरी ओर रौनक हैरान था, क्योंकि पहले उसने सोचा था कि विपिन अपनी ताकत और स्पीड को इतना बेहतर बनाने के लिए किसी स्किल का उपयोग कर रहा होगा। रौनक को पूरा यकीन था कि विपिन ने जो ताकत और तेजी पहले दिखाई थी, वो सी रैंक के हंटर के लिए काफी ज्यादा थी, और किसी भी सी रैंक हंटर का शरीर इतना मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन अब जब उसने विपिन को माना रीइंफोर्समेंट का उपयोग करते हुए देखा, उसे एहसास हुआ कि विपिन पहले कोई स्किल का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसकी शुद्ध शारीरिक ताकत थी। लेकिन यह कैसे संभव है? सी रैंक के हंटर के शरीर में इस तरह की ताकत नहीं हो सकती। रौनक ने सोचा और अपनी उन बाहों को देखा जो विपिन के पिछले हमले के कारण अब भी दर्द कर रही थी। वो आदमी माना रीइंफोर्समेंट का उपयोग कैसे कर सकता है? क्या वो अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए किसी स्किल का उपयोग नहीं कर रहा? वो लड़की जिसने कहा था कि रौनक 1 मिनट से भी कम समय में विपिन को हरा देगा, उसने अन्य भाव से पूछा, क्या वो लड़का चीटिंग कर रहा है? दूसरी लड़की ने, जिसने पहले उसका समर्थन किया था,
संदेह भरे लहजे में कहा, मुझे लगता है कि वो लड़का सी रैंक का हंटर नहीं है, शायद किसी ऊंचे लेवल का हंटर है जो कमजोर हंटर्स को परेशान करने के लिए सी रैंक की कठिनाई चुनी हो। वैसे तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। उनके बगल में बैठे लड़के ने सोच समझ कर कहा। लड़के की बात सुनकर लड़कियों के चेहरों पर सहमति की झलक दिखाई दी। तुम सही कह रहे हो, वो आदमी कोई ऊंचे लेवल का हंटर होगा, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति इतनी ज्यादा है, लड़की ने गुस्से में कहा और विपिन को कोसने लगी। देख रहे दूसरे लोगों ने भी यही सोचा और विपिन को इतना बेशर्म होने के लिए कोसने लगे। कौन जानता है कि अगर उन्हें पता चले कि विपिन सिर्फ डी रैंक का हंटर है तो वे किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे। रौनक ने भी दूसरों की तरह यही सोचा और बहुत असंतुष्ट था। पहले उसने सोचा था कि वो अपने समर्थकों के लिए एक शानदार प्रदर्शन देगा। वो विपिन को जोरदार तरीके से हराएगा और उसके समर्थक उसका जयकार करेंगे। वे उसकी खूब तारीफ करेंगे और वो विनम्रता दिखाते हुए कहेगा कि ये कुछ खास नहीं था। रौनक की योजना थी कि जब वो विपिन को बुरी तरह से हराएगा, उसके बाद वो उस हंटर से कहेगा, दुखी मत हो, एक हंटर के रूप में तुम्हें सबसे अच्छा हंटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। एक हार से निराश मत हो, ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करो जो स्वर्ग से भी न डरे। जब मैं हंटर बना था, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सबसे अच्छा हंटर नहीं बन जाता। अगर स्वर्ग मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं स्वर्ग को नष्ट कर दूंगा। इस हार को दिल पर मत लो, तुम अब भी दुनिया में दूसरे सबसे अच्छे हंटर बन सकते हो, क्योंकि पहला स्थान पहले से ही मेरे लिए तय है। जब वो हंटर ये सुनेगा तो वो भी उसका समर्थक बन जाएगा और बाकी के समर्थकों के साथ उसका जयकार करेगा। ये सब कहने के बाद रौनक लॉग आउट करेगा और एरेना से गायब हो जाएगा, जबकि उसके समर्थक उसकी जय जयकार कर रहे होंगे। वो वीआर पॉड से बाहर आकर अच्छे से नहाएगा, अच्छे खाने का आनंद लेगा, एक खूबसूरत लड़की के साथ बिस्तर पर जाएगा। अगले दिन वो जागेगा और एक नया हंटर के साथ वही काम करेगा। सब कुछ सही था। फिर क्यों वो व्यक्ति जिसे वो नौसिखिया समझता था, वो ऊंचे लेवल का हंटर कैसे बन सकता है? वो तो सिर्फ एक छोटा सी रैंक का हंटर है जिसके पास एक सेलिब्रिटी बनने की विचार है। उसे क्यों धमकाया जाए? वो वास्तव में असंतुष्ट था और विरोध करना चाहता था, लेकिन अचानक विपिन, जो उससे 10 मीटर दूर खड़ा था, भूत की तरह उसके सामने दिखाई दिया। रौनक का दिल डूब गया जब उसने महसूस किया कि इस बार वो ये भी नहीं देख पा रहा था कि विपिन कैसे चलता है। माना रीइंफोर्समेंट का उपयोग करने के बाद विपिन की स्पीड पहले से भी अधिक थी। जब विपिन ने एक बार फिर उसके सामने आकर मुक्का मारा तो रौनक को लगा कि कोई पहाड़ तोड़ने वाली ताकत उसकी ओर आ रही है। मुक्के के पीछे की शक्ति को महसूस करते हुए रौनक ने अपने दांत पीस लिए और अपना मुक्का मारा। जब दोनों की मुट्ठियां आपस में टकराई तो एक जोरदार धमाका हुआ और शॉकवेव पूरे अखाड़े में फैल गई। उनके आसपास की जमीन टूट गई और उस पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगी। विस्फोट के बीच एक दर्दनाक चीख निकली जब कच्चे मिट्टी के कवच से ढका एक शरीर टूटे हुए पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। रौनक का शरीर 20 मीटर दूर जा गिरा, जिससे 3 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। विपिन ने अपना हमला बंद नहीं किया और गड्ढे के सामने दिखाई दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसके आसपास की जमीन थोड़ी हिल रही है। जब विपिन ने जमीन के हिलने का अनुभव किया तो वो एक बार फिर अपनी जगह से गायब हो गया। जैसे ही विपिन गायब हुआ, जमीन से दसियों मिट्टी के कांटे निकल आए जहां वो एक पल पहले खड़ा था। विपिन, जो एक पल पहले गायब हो गया था, गड्ढे के दूसरे कोने पर दिखाई दिया। मैना रीइंफोर्समेंट का उपयोग करने के बाद उसकी स्पीड बहुत अधिक हो गई थी। जब विपिन ने देखा कि रौनक का मिट्टी कवच अभी भी ठीक है, तो उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई जो काले स्केलेटन के मांस के पीछे छिपी हुई थी। अचानक रौनक, जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, अपनी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी महसूस करने लगा और अखाड़े में मौजूद पुरुषों में से कुछ ने उसका प्रशंसा की, जबकि कई महिलाओं ने विपिन की स्थिति पर उसे बुरी नजरों से देखा। चैप्टर 58 जीत। रौनक के कच्चे मिट्टी के कवच को देखकर विपिन मुस्कुराया और रौनक के चेहरे पर एक लात मारी, जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। लात की वजह से रौनक एक बार फिर नीले आसमान की ओर मुंह करके जमीन पर गिर पड़ा। चलो देखते हैं तुम्हारा मिट्टी का कवच कितना मजबूत है। रौनक, जो पहले की लात की वजह से अभी भी चकित था, उसने विपिन की आवाज सुनी और अगले ही पल एक पहाड़ को कुचलने वाला मुक्का उसके चेहरे पर लगा, जो मिट्टी के कवच से ढका हुआ था। रौनक के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, क्योंकि उसे लगा
कि प्रभाव के कारण उसका दिमाग घूम रहा है। लेकिन विपिन हैरान हुआ जब उसने देखा कि मिट्टी का कवच अभी भी ठीक था और केवल थोड़ा सा ही टूटा था। तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हें पता है, विपिन ने रौनक से कहा, और उसके शरीर से हल्की नीली आभा फूट पड़ी। अचानक उसके चारों ओर माना की हल्की नीली परत गहरे नीले रंग में बदल गई, क्योंकि उसने अपने शरीर को और अधिक मजबूत करने के लिए ज्यादा माना का इस्तेमाल किया। लेकिन आज कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मिट्टी के कवच को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, विपिन ने कहा, और एक बार फिर रौनक के चेहरे पर मुक्का मारा। पहले से भी तेज धमाका हुआ और रौनक के चेहरे के चारों ओर का कवच लगभग टूट गया। हालांकि कवच पूरी तरह नहीं टूटा, लेकिन मुक्के के प्रभाव से रौनक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर पत्थर रख दिया हो और उसे हथौड़े से पीट रहा हो। तुम कमीने, उसके चेहरे पर हमला मत करो। अगर तुम्हारे मुक्कों की वजह से उसका सुंदर चेहरा खराब हो जाए तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? एक लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो विपिन को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की हत्या कर रहा हो। वो अकेली नहीं थी, रौनक की कई लड़कियां जो उसकी बेहद पसंद करती थी वही कर रही थी। क्या तुम्हें वाकई इतना गुस्सा होने की जरूरत है? ऐसा नहीं है कि असल जिंदगी में उसका चेहरा खराब हो जाएगा, उस लड़के ने कहा जिसने पहले कहा था कि विपिन शायद एक ऊंचे लेवल का हंटर है। उसने उस लड़की से कहा जो एरेना के अंदर कूदने की कोशिश कर रही थी। तुम कमीने, उसके चेहरे पर हमला मत करो। लड़की ने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और अपने दांत पीसते हुए एरेना में जाने की कोशिश की। लेकिन वो एरेना में कैसे प्रवेश कर सकती है जब वो असली भी नहीं है? लड़के ने सोचा, सचमुच वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, और न जाने क्यों उसे खुशी हुई कि विपिन रौनक के चेहरे पर मुक्का मार रहा था। वो भी रौनक का समर्थक था, लेकिन वो अभी भी एक आदमी है। उसे भी जलन होती थी जब वो किसी ऐसे आदमी को देखता था जो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। ये लड़का अकेला ऐसा नहीं था जिसने ऐसा सोचा, कई लड़के ने भी यही सोचा। तो एक अजीब दृश्य जहां कई लड़कियां काले कंकाल की 7 पीढ़ियों को कोस रही थी और कुछ लड़के चुपके से मुस्कुरा रहे थे। एक और धमाकेदार आवाज आई जब विपिन ने एक बार फिर रौनक के चेहरे पर मुक्का मारा, और इस बार उसका मिट्टी का कवच आखिरकार टूट गया। जब रौनक के चेहरे के चारों ओर का मिट्टी का कवच टूट गया तो विपिन ने देखा कि रौनक का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। हालांकि रौनक का कवच अभी अभी टूटा था, लेकिन वो पहले से ही बेहोश होने लगा था, क्योंकि अच्छा वीआर टेक्निक के कारण उसके दिमाग में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब विपिन ने रौनक को मुक्का मारा तो रौनक को ऐसा लगा जैसे उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है जो उसे गोली से बचा रही है। लेकिन गोली के प्रभाव के कारण उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। जब विपिन ने देखा कि रौनक का शरीर गायब हो रहा है तो उसे पता था कि वो पहले ही जीत चुका है, लेकिन क्योंकि उसने आखिरकार कवच तोड़ दिया था, इसलिए वो रौनक को इस तरह से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए जब रौनक का शरीर गायब हो रहा था तो विपिन ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया। बेकार आदमी, मैं पहले ही बाहर भेजा जा रहा हूं, क्या तुम मुझे शांति से जाने नहीं दे सकते? रौनक, जिसकी आंखें पहले से ही धुंधली हो गई थी, उसने विपिन को एक बार फिर अपना हाथ उठाते हुए देखा और वो अपने मन में उसे कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। रौनक विपिन को जोर से गाली देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसके समर्थक यहां हैं और एक आदर्श सेलिब्रिटी होने के नाते वो जोर से गाली नहीं दे सकता। रौनक के दांत और एरेना में मौजूद कई लड़कियों के दिल टूट गए और एक जोरदार आवाज गूंज उठी। एक सुंदर और शक्तिशाली शूरवीर से लेकर टूटी नाक और टूटे जबड़े वाले दांतहीन बंदर तक, ये बदलाव इतना तेज और अजीब था कि अगर लोग रौनक की वर्तमान हालत को देखें तो वे उसे पहचान नहीं पाएंगे। उस आखिरी मुक्के के साथ रौनक का शरीर आखिरकार स्पैरिंग एरेना से गायब हो गया और विपिन की आंखों के सामने एक नया संदेश चमक उठा। आपने अपने प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक हरा दिया है। पहला मैच जीतने पर बधाई। संदेश देखकर विपिन ने खुशी से सिर हिलाया। वो अपनी मौजूदा ताकत से बेहद खुश था। भले ही उसने कोई स्किल इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उसने बिना किसी परेशानी के रौनक को हरा दिया। रौनक के साथ लड़ाई के बाद विपिन ने अनुमान लगाया कि उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति C+ लेवल के आसपास होनी चाहिए। ये अजीब लगता था, लेकिन विपिन को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास C+ लेवल की शारीरिक शक्ति है, जबकि वो सिर्फ D रैंक का हंटर है। आखिरकार C रैंक पर पहुंचने पर एक जॉब क्लास मिलती है और इससे ताकत में भारी सुधार होता है। और यहां विपिन, जो सिर्फ D रैंक का हंटर है, अपनी शारीरिक ताकत से C रैंक के हंटर्स को हरा सकता है। अपनी ताकत की जांच करने के बाद विपिन ने दर्शकों के स्टैंड में
रौनक के समर्थक की ओर देखा और जो कुछ हो रहा था उसे देखकर चौंक गया। विपिन के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि दर्जनों लड़कियां उसे खून के प्यासे अंदाज में घूर रही थी। कुछ लड़के भी थे जो उसे प्रशंसा से देख रहे थे और उसे गुपचुप तरीके से अंगूठा दिखा रहे थे। ये क्या हो रहा है? विपिन को समझ नहीं आया कि ये लड़कियां उसे इस तरह क्यों देख रही थी। हालांकि वो समझ सकता था कि वे रौनक को हराने के बाद परेशान थी, फिर भी उसे लगा कि इस तरह घूरना कुछ ज्यादा हो रहा है। विपिन देख सकता था कि वे कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन चूंकि उसका साउंड फंक्शन बंद था, वो उन्हें सुन नहीं सका। हालांकि वो उनकी आवाज नहीं सुन सकता था, उनके हाव भाव से वो समझ सकता था कि वे उसे कोस रहे थे। फिर भी विपिन ने अपना हाथ उठाया और दर्शकों की तरफ हाथ हिलाया। जब लोगों ने विपिन को उनकी ओर हाथ हिलाते देखा तो वे बोल नहीं पाए। वे उसे और कोसना चाहते थे, लेकिन उन्हें याद आया कि वे पिछले 5 मिनट से यही कर रहे थे। विपिन को कोई परवाह नहीं थी कि वे उसे क्यों कोस रहे थे। उसने हाथ हिलाने के बाद वो भी एरेना से गायब हो गया। मर जाओ, एक लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए उस व्यक्ति पर तलवार से वार किया जो उसके सामने खड़ा था। वो व्यक्ति पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था और उसने काले स्केलेटन का मास्क पहना हुआ था। बहुत धीरे लड़की ने काले स्केलेटन की राक्षसी आवाज सुनी और अगले ही पल उसकी तलवार उससे छीन ली गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है और एक बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और स्पैरिंग एरेना से गायब हो गया। आपने अपने प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक हरा दिया है। लगातार 20 मैच जीतने पर बधाई। विपिन के सिर के ऊपर एक नया नंबर चमक उठा। शैरो मोनार्च 20 जीत 0 हार। नंबर देखने के बाद विपिन ने सिर हिलाया और उसका शरीर भी गायब होने लगा, क्योंकि वो भी स्पैरिंग एरेना से गायब हो गया। वीआर पॉड खुला और विपिन बाहर आया। बाहर आने के बाद विपिन ने अपने शरीर को थोड़ा खींचा, क्योंकि लगभग 6 घंटे तक एक ही जगह में लेटे रहने के कारण वो अकड़न महसूस कर रहा था। रौनक को हराने के बाद विपिन ने कई दूसरे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समझ गया कि वो बिना किसी कठिनाई किसी रैंक के हंटर से लड़ सकता है। लड़ाई के दौरान विपिन को पता चला कि उसे निश्चित रूप से डिफरेंट टाइप की स्किल की जरूरत है। विपिन ने कुछ ऐसे विरोधियों का सामना किया जिनके पास खुद का प्रभाव स्थान की स्किल है, जो उन्हें एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है। हालांकि अपनी स्पीड के साथ विपिन उनके हमलों से बचने में सफल था, फिर भी उसे उन लोगों के खिलाफ पलटवार करने में कठिन लगता था। उसका शैडो वॉक स्किल भी भागने के लिए अच्छी है, लेकिन ये उसे कोई रक्षा शक्ति नहीं देता है। इस स्किल का उपयोग करते समय वो शैडो रूप में बदल जाएगा, लेकिन फिर भी उसे नुकसान होगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं भविष्य में और अधिक कोर्स सोख लूंगा तो मुझे एक अच्छा रक्षा स्किल मिलेगा, विपिन ने बड़बड़ाया और वीआर रूम छोड़ दिया। विपिन ने पहले 24 घंटे के लिए वीआर रूम का उपयोग करने के लिए 5 मिशन पॉइंट्स का उपयोग किया था, लेकिन क्योंकि उसने इसे लगभग 6 घंटे के लिए उपयोग किया था, इसलिए वो भविष्य में बिना भुगतान किए 18 घंटे के लिए वीआर रूम का उपयोग कर सकेगा। विपिन प्रशिक्षण सुविधा से बाहर चला गया और जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था, तब जाते समय उसने सोचा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। मैं भूकंप के कारण डंजन में नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मैं एक और मिशन ले लूं जिससे मुझे कुछ और कोर मिल सके। मैं अजीत से निपटने के बाद एक और मिशन करूंगा। विपिन ने अजीत के खिलाफ अपने मैच के बाद एक और मिशन में जाने का फैसला किया। हालांकि ये समय की बर्बादी है, लेकिन विपिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने पहले से ही खुद पर दाव लगाकर पैसे कमाने के बारे में सोच लिया था। वापस जाते समय विपिन ने कुछ स्टूडेंट्स की बातचीत सुनी जो अजीत के खिलाफ उसके मैच के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर विपिन ने बस अपना सिर हिलाया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ मैं अजीत को सिर्फ एक ही हमले में हरा सकता है। मैं इस मैच से कितना पैसा कमा पाऊंगा, विपिन ने सोचा, और जल्द ही वो अपने कमरे में पहुंच गया। अपने कमरे में वापस आकर विपिन ने अपना पेट भरने के लिए कुछ कप नूडल्स बनाए। कप नूडल्स को अपने पिछले रात के खाने से थोड़ा अलग बनाने के लिए विपिन ने कप नूडल्स को पकाते समय उसमें अधिक नमक डाला। 3 मिनट बाद कप नूडल्स तैयार हो गए। विपिन ने कप नूडल्स चखा और खुशी में अपना सिर हिलाया। कप नूडल्स निश्चित रूप से कल रात पकाए गए नूडल्स से अलग थे। जो कप नूडल्स वो अभी खा रहा है उसमें कल रात के नूडल्स की तुलना में ज्यादा अच्छा बना है। दोनों कप नूडल्स का स्वाद बिल्कुल अलग था, इतना अलग कि विपिन ये भी नहीं बता पाया कि क्या अंतर है। मैं डिनर बनाते समय कप नूडल्स में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगा, फिर देखता हूं कि वो कैसा बनता है। विपिन ने जल्दी ही अपने कप नूडल्स खत्म कर दिए और अपने पेट को थपथपाया।
खाने के बाद विपिन ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए और पाया कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लंबे समय के बाद खाली हुआ था। विपिन ने आदमखोर दानव से मिले 2 कोर को सोखने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ समय तक इसके बारे में सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। विपिन को लगा कि उसने अपनी किस्मत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तब किया जब उसका प्राइम कोर परिवर्तित हुआ और उसे सी रैंक कोर से एक स्किल मिला जो बाद में शैडो बुलेट स्किल के साथ जुड़ गया और एक नई स्किल में बदल गया। विपिन वास्तव में आदमखोर दानव की स्किल पाना चाहता था। दूसरे की शक्ति सोखना और रिजेनरेशन दोनों ही स्किल उसके लिए काफी उपयोगी है। वो कम से कम आदमखोर दानव के 2 स्किल में से एक को पाना चाहता था, इसलिए उसने बाद में इसका उपयोग करने का फैसला किया। मैं अभी आराम करूंगा, विपिन ने बड़बड़ाया और खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। विपिन काफी आराम महसूस कर रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस दुनिया में आए हुए 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों के दौरान उसे इस तरह आराम करने के लिए कभी भी खाली समय नहीं मिला। उसका सारा समय पैसे कमाने में बीतता था, इसलिए जब वो लेटा तो जल्दी ही सो गया और उसे बहुत आराम महसूस हुआ। दिन ऐसे ही पूरा हुआ और जब विपिन जागा तो रात हो चुकी थी। विपिन ने अपने पहले से तय किए गए 1 चम्मच लाल मिर्च कप नूडल्स का मेनू पकाया। कप नूडल्स के इस बैच में दोपहर में पकाए गए कप नूडल्स की तुलना में अधिक तीखा था। अगले दिन विपिन प्रोफेसर प्रिया की थ्योरी क्लास में गया। विपिन के लिए यह क्लास काफी बोरिंग थी क्योंकि वो पहले से ही प्रिया द्वारा सिखाई जा रही अधिक चीजों के बारे में जानता था। क्लास खत्म होने के बाद विपिन ने एक बार फिर वीआर रूम में जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लासरूम से बाहर निकला, किसी ने उसे आवाज दी। जब विपिन ने पलट कर देखा तो उसने वाणी को देखा जो उसकी तरफ आ रही थी। वो मुझसे क्या चाहती है? विपिन ने सोचा जब उसने वाणी को अपनी तरफ आते देखा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं, क्या तुम अभी खाली हो? वाणी ने पूछा। तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? विपिन ने नीले बालों वाली लड़की से पूछा जो उसके सामने गंभीर होकर बैठी थी। विपिन के बात करने के लिए मान जाने के बाद वे एकेडमी के पास ही एक कैफे में गए ताकि आराम से बात कर सकें। वाणी ने विपिन की ओर देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। यह लड़का सच में बहुत अजीब है, वाणी ने सोचा जब उसने विपिन के चेहरे को देखा। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, मुझे आपकी मदद चाहिए, वाणी ने कहा और उनके चारों ओर एक माना का बैरियर बना दिया ताकि कोई भी उनकी बातें न सुन सके। चैप्टर 59 आइस वर्ल्ड। वहां एक C+ रैंक का डंजन है जिसे मैं साफ करना चाहती हूं और मैं इसे अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, वाणी ने गंभीर आवाज में कहा। विपिन ने वाणी की बात सुनकर कई बार पलकें झपकाई। फिर उसका चेहरा अजीब हो गया और उसने वाणी को ऐसे देखा जैसे उसके 2 सिर हो गए हों। ओह मैडम, मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति से मदद मांग रही है। आप पहले से ही C+ रैंक की हंटर हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? विपिन ने कहा और अपना सिर हिलाया। आपको पता होना चाहिए कि मैं विपिन हूं, एकेडमी का सबसे कमजोर लड़का। मैं C+ रैंक के डंजन में कैसे जा सकता हूं? विपिन की बात सुनकर वाणी के हाव भाव नहीं बदले और वो उसे शांत नजर से देखती रही। 1 लाख क्रेडिट। कुछ देर बाद वाणी ने कहा, मैं तुम्हें 1 लाख क्रेडिट दूंगी और साथ ही तुम्हें डंजन से मिलने वाली सभी चीजें बिना किसी शुल्क के रखने की अनुमति होगी। आमतौर पर जब कोई D+ रैंक से ऊपर के डंजन में जाता है तो उसे डंजन से मिली चीजों का 20% हिस्सा डंजन के मालिक को देना पड़ता है। D+ रैंक से ऊपर के डंजन बड़े दल या हंटर्स ग्रुप द्वारा उपयोग किया जाता है, इसलिए वे डंजन में खोजी गई चीजों का 20% शुल्क के रूप में लेते हैं। 1 लाख क्रेडिट और C+ रैंक डंजन से मिलने वाली चीजें। यह सुनकर विपिन हैरान रह गया और उसे तुरंत इस प्रस्ताव को मानने का मन हुआ, लेकिन वो अब भी तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसे यह स्थिति बहुत अजीब लग रही थी। आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी C रैंक का हंटर भी नहीं हूं, तो फिर आप मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? कई C+ रैंक के हंटर होंगे जो आपके इस प्रस्ताव को खुशी खुशी मान लेंगे, विपिन ने कहा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। तो फिर आप मुझे ही क्यों ले जाना चाहती है? विपिन को यह पूरी स्थिति बहुत अजीब लग रही थी। हालांकि उसने हाल के दिनों में अपनी कुछ ताकत दिखाई थी, लेकिन कभी भी आगे बढ़कर नहीं आया, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वाणी जैसी C+ रैंक की हंटर उससे मदद क्यों मांग रही है। क्या यह साफ नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों ले जाना चाहती हूं? वाणी ने कहा और जब उसने देखा कि विपिन उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई अपराधी हो, तो उसने अपनी आंखें घुमा ली। विपिन कुछ नहीं बोला और उसे ध्यान से देखता रहा। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई अपराधी हूं। मैं तुम्हें इसलिए साथ लाना चाहती हूं
क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपनी रैंक से अधिक ताकतवर हो। और तुम कैसे जानती हो कि मैं ताकतवर हूं? विपिन ने हैरानी से पूछा। मेरे पास एक अनोखी स्किल है जो मुझे मेरे विरोधी की ताकत के बारे में बताती है, अगर हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा ना हो तो। और इसी स्किल से मुझे पता चला कि तुम अपनी ताकत छिपा रहे हो। मुझे ये नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और सच कहूं तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं सिर्फ इस C+ रैंक के डंजन को साफ करना चाहती हूं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वाणी की बात सुनकर विपिन शांत हो गया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि वाणी के पास ऐसा स्किल होगा जो उसे दूसरों की ताकत का अंदाजा लगाने में मदद कर सकता था। फिर भी विपिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि तुमने मुझसे मदद क्यों मांगी है, लेकिन तुमने दूसरे C+ रैंक के हंटर से क्यों नहीं कहा? क्या कोई खास वजह है कि तुम मुझसे ही मदद मांग रही हो? हाँ, एक खास वजह है कि मैं तुमसे मदद क्यों मांग रही हूं। वाणी ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया। ओह, क्या वजह है? विपिन ने पूछा। मेरा अंतर्मन कहता है कि तुम सबसे अच्छे विकल्प हो, और अंदाजा लगाओ कि मेरा अंतर्मन कभी गलत नहीं होता, वाणी ने आत्मविश्वास से कहा। वाणी की बात सुनकर विपिन हैरान रह गया। उसे लगा था कि कोई खास कारण होगा, लेकिन यह जानकर उसे हैरानी हुई कि सब कुछ वाणी के अंतर्मन पर निर्भर करता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, विपिन ने सिर हिलाते हुए पूछा। तुम जो पैसे और शर्तें दे रही हो, उससे तुम आसानी से 2 या 3 C+ रैंक के हंटर अपने साथ ले जा सकती हो। फिर तुम मुझे ही क्यों चुन रही हो? मुझे यकीन है कि अगर तुम 1 से ज्यादा C+ रैंक के हंटर ले जाती हो तो डंजन साफ करने की संभावना ज्यादा होगी, विपिन ने कहा। वाणी ने उसकी बात पर आह भरी और उदास आवाज में कहा, वो डंजन खास है, उसमें सिर्फ 2 लोग ही एक साथ जा सकते हैं, इसलिए मैं वो नहीं कर सकती जो तुम कह रहे हो। क्या उस डंजन पर कोई बैरियर है? विपिन ने हैरानी से पूछा। हां, उसमें सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। वाणी ने सिर हिलाया और फिर गंभीर आवाज में पूछा, तो बताओ, तुम्हारा क्या जवाब है? विपिन ने वाणी द्वारा बताई गई बातों पर विचार किया। ईमानदारी से कहूं तो उसे मना करने का कोई कारण नहीं मिला। पैसे के साथ साथ उसे डंजन से मिलने वाली चीजें भी मिलेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे कई C रैंक के कोर मिल सकते हैं जो मेरी मदद करेंगे, उसने सोचा। लेकिन फिर भी एक बात उसे परेशान कर रही थी। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि डंजन सुरक्षित है? प्रोफेसर प्रिया ने मुझे हाल ही में हो रही घटनाओं के कारण डंजन में न जाने की चेतावनी दी है, विपिन ने पूछा। चिंता मत करो, वो डंजन पूरी तरह सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वाणी ने आत्मविश्वास से कहा। विपिन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और वाणी की सारी बातों पर सोचने के बाद उसे उसके प्रस्ताव को नकारने का कोई कारण नहीं मिला। वो जल्द से जल्द C रैंक तक पहुंचना चाहता था ताकि वो अपनी जॉब क्लास प्राप्त कर सके, और चूंकि ये C+ रैंक का डंजन होगा, उसे कई कोर मिल सकते थे जो उसकी मदद करेंगे। मुझे इस C+ रैंक के डंजन के बारे में बताओ, विपिन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। यह सुनकर वाणी मुस्कुराई और विपिन को उस डंजन के बारे में बताना शुरू किया जिसे वो साफ करना चाहती थी। वाणी जिस डंजन को साफ करना चाहती थी उसे आइस वर्ल्ड कहा जाता था। ये बर्फीले राक्षसों से भरी हुई थी। ये डंजन उस शैडो किंगडम डंजन से अलग थी जिसमें विपिन पहले गया था। शैडो किंगडम डंजन में केवल एक ही मंजिल होती है, और जितनी गहराई में जाते हैं राक्षस उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। मंजिल के आखिरी में सज्जन के बॉस से लड़ना होता है, और बॉस को मारने के बाद इसे साफ किया जा सकता है। लेकिन आइस वर्ल्ड डंजन में 10 मंजिलें थी, और इसमें 2 बॉस राक्षस थे, पहला 5वीं मंजिल पर और दूसरा 10वीं मंजिल पर। 10वीं मंजिल का बॉस सीमित रूप से 5वीं मंजिल के बॉस से ज्यादा शक्तिशाली था। वाणी के अनुसार इस डंजन को साफ करना काफी कठिन था, चूंकि इसमें एक समय में केवल 2 लोग ही अंदर जा सकते थे, इसलिए ज्यादातर लोग इसे साफ नहीं कर पाते थे। वाणी को आइस हार्ट नाम का एक फूल चाहिए था जो 10वीं मंजिल पर मिलता है और डंजन को साफ करने के उपहार में से एक होता है, इसलिए वो इसे साफ करना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, विपिन ने वाणी की बात सुनने के बाद कहा। अच्छा, मुझे यकीन है कि हम उस डंजन को साफ कर लेंगे, वाणी ने खुशी से कहा। लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो बुदबुदाई। ये अफसोस की बात है कि ऊपरी रैंक के हंटर निचले रैंक के डंजन में नहीं जा सकते, नहीं तो मैं उस फूल के लिए B रैंक के हंटर को ले आती। वाणी की बात सुनकर विपिन ने बस आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा। एक हंटर सिर्फ उसी रैंक या उससे ऊंची रैंक के डंजन में जा सकता है, वो निचली रैंक के डंजन के अंदर नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण रूप से
एक सी रैंक का हंटर केवल सी रैंक या उससे ऊपर के डंजन में जा सकता है, न कि उससे नीचे के। विपिन को यह नियम सही लगा, क्योंकि डंजन की वस्तुएं सीमित होती हैं, और अगर ऊपरी रैंक के हंटर भी निचले रैंक के डंजन में चले जाते तो निचले रैंक के हंटर्स के लिए पर्याप्त वस्तुएं नहीं बचती। तो तुम कब चलने के लिए तैयार हो? वाणी ने पूछा जब विपिन साथ चलने के लिए मान गया। अजीत के खिलाफ मेरे मैच के बाद चलेंगे, विपिन ने कहा, और अचानक उसे एक विचार आया। वो सोच ही रहा था कि उसे खुद पर दाव लगाने के लिए किससे पैसे उधार लेने चाहिए, लेकिन अब वाणी ने कहा है कि अगर वो डंजन साफ करने में उसकी मदद करता है तो वो उसे 1 लाख क्रेडिट देगी। क्या मुझे वो पैसे मांगना चाहिए? विपिन ने सोचा और वाणी की ओर गौर से देखा। उसे लग रहा था कि क्या वाणी उसे वो पैसे देगी या नहीं। आखिरकार 1 लाख क्रेडिट कोई छोटी रकम नहीं है, और अगर वाणी को लगा कि विपिन उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो वो पैसे लेने के बाद उसके साथ जाने से मना भी कर सकता है। ओह, मैं तो अजीत के खिलाफ तुम्हारे मैच को भूल ही गई थी। मुझे यकीन है कि तुम आसानी से जीत जाओगे, वाणी ने कहा, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि विपिन निश्चित रूप से डी रैंक के हंटर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अजीत, जो डी रैंक का हंटर है, उसके पास विपिन को हराने का कोई मौका नहीं था। मैं तुम पर बहुत सारे क्रेडिट दाव पर लगाने वाली हूं। मुझे लगता है मैं अपने दिए हुए 100,000 क्रेडिट वापस कमा लूंगी, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा। वाणी की बात सुनकर विपिन के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके साथ कोई चाल चली जा रही हो। ऐसा लग रहा है कि वह मुझे मेरा ही पैसा देकर मुझसे काम करवाना चाहती है। क्या हुआ? वाणी ने पूछा जब उसने विपिन के चेहरे पर अजीब भाव देखे। विपिन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। हालांकि वाणी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसने और कोई सवाल नहीं किया। अगर बात खत्म हो गई है तो मैं चलता हूं, विपिन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। रुको, वाणी ने उसे रोका। कुछ और? विपिन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बस अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, वाणी ने कहा। विपिन उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वाणी उसे एडवांस में पैसे क्यों दे रही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बाद में तुम्हारे साथ जाने से मना कर दूंगा तो इसकी चिंता मत करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, विपिन ने कहा, सोचते हुए कि शायद वाणी इसलिए पैसे दे रही है क्योंकि उसे शक है कि वो बाद में उसके साथ नहीं जाएगा। सच तो यह था कि अगर वाणी उसे पैसे न भी देती तो भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि उसे अपने मोनार्च कोर को अगले रैंक में ले जाने के लिए सी रैंक कोर की जरूरत थी। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें पैसे इसलिए दे रही हूं क्योंकि मुझे उन्हें कभी न कभी देना ही होगा, वाणी ने कहा, चेहरे पर हल्की उलझन के साथ। और अगर तुम बाद में मना भी कर दो तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे अपने पैसे वापस नहीं ले सकती। विपिन ने उसकी बात सुनकर कंधे उचका दिए और उसे अपना खाता नंबर दे दिया। जैसे ही विपिन ने खाता नंबर दिया, उसने कहा, अब मैं चलता हूं, और कैफे से बाहर निकल गया। डिंग! रास्ते में उसे फोन पर एक संदेश आया। जब उसने फोन चेक किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि वाणी ने उसे पहले ही 1 लाख क्रेडिट भेज दिए थे। विपिन अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर बैठ गया। C+ रैंक डंजन। उसने बड़बड़ाते हुए आदमखोर दानव के कोर के बारे में सोचा। अगर मैं इस डंजन में जाने से पहले आदमखोर दानव की डेवोर करने वाली स्किल हासिल कर सकता हूं तो यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। विपिन ने बड़बड़ाया और फर्श पर अपनी शैडो की ओर देखा। मैंने उसी रैंक वाले भेड़िए का शरीर इसलिए नहीं बेचा क्योंकि मैं उस पर डेवोर स्किल का प्रयोग करने के बारे में सोच रहा था। अगर मुझे वो स्किल मिल जाए, लेकिन अगर डंजन में जाने से पहले ही मुझे वो मिल जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस स्किल के साथ मैं बहुत तेजी से सी रैंक तक पहुंच सकता हूं। विपिन को सच में आदमखोर दानव की स्किल की जरूरत थी। उसे याद था कि जब उसने मोनार्च कोर की मदद से भेड़िए का सी रैंक कोर सोखा था तो उसे ज्यादा सुधार महसूस नहीं हुआ था। हालांकि उसी रैंक कोर में केवल 3/4 ऊर्जा बची थी, फिर भी इसका असर बहुत कम था। विपिन ने अनुमान लगाया कि अगर वह अपने मोनार्च कोर को सी रैंक तक सुधारना चाहता है तो उसे 100 से ज्यादा सी रैंक कोर की जरूरत होगी। साधारण हंटर के लिए अपने प्राइम कोर को डी से सी तक सुधारने के लिए लगभग 50 सी रैंक कोर की जरूरत होती है, लेकिन विपिन को अपने मोनार्च कोर के लिए दोगुने से भी ज्यादा कोर की जरूरत होगी, क्योंकि उसका कोर अब साधारण नहीं था बल्कि विकसित हो चुका था। और अगर विपिन सही है तो विकसित के कारण उसके प्राइम कोर को दूसरे हंटर्स के मुकाबले अपनी रैंक बढ़ाने के लिए ज्यादा कोर की जरूरत होगी। विकसित होने की वजह से उसका प्राइम कोर उसे ऐसी बेहतरीन शारीरिक ताकत देता है जो दूसरे हंटर्स के प्राइम कोर से कहीं ज्यादा है। विपिन को जिन कोर की जरूरत है
उनके बारे में सोचते ही उसे बहुत ज्यादा सिर दर्द होने लगा। मुझे यह समझना होगा कि मेरा मोनार्च कोर अभी सिर्फ डी रैंक पर है और अपनी रैंक सुधारने के लिए 100 से ज्यादा सी रैंक कोर की जरूरत है। फिर भविष्य के बारे में क्या, जब मैं सी रैंक और बी रैंक पर पहुंच जाऊंगा? मुझे इतने सारे हाई रैंक कोर कैसे मिलेंगे? अरोड़ा की दुनिया में राक्षस असीमित नहीं है। अगर मैं डंजन पर आश्रित रहने का फैसला भी करता हूं तो भी उसे इतने सारे कोर नहीं मिलेंगे। आखिरकार मुझे हर राक्षस से कोर नहीं मिलेगा जिन्हें मैं मरूंगा। लेकिन क्या होगा अगर मुझे कोई ऐसा स्किल मिल जाए जिससे मैं राक्षसों की लाशों को खाकर अपनी कोर को रैंक को सुधार सके? दूसरे लोगों को यह स्किल नहीं मिल सकती, लेकिन मैं जो राक्षसों के कोर को सोख के उनके स्किल प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन मैं अलग हूं। लगता है कि मुझे भविष्य में और भी आदमखोर दानव की तलाश करनी पड़ेगी, विपिन ने खुद से कहा, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ 2 कोर को सोख के आदमखोर दानव की स्किल प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। इसलिए उसने भविष्य में और भी आदमखोर दानव की तलाश करने का फैसला किया। चैप्टर 60 दाव। मैं डंजन में जाने से पहले इन दोनों कोर को सोख लूंगा। हो सकता है मैं किस्मत वाला बन और मुझे आदमखोर दानव का स्किल मिल जाए। विपिन जानता था कि अगर उसे डिवोर स्किल नहीं मिला तो उसे अपने मोनार्च कोर को सुधारने के लिए हजारों सी रैंक राक्षसों को मारना पड़ेगा और इसमें बहुत समय लगेगा। विपिन, जो अपनी जॉब क्लास जल्दी से पाना चाहता था, उसके लिए यह एक बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि डिवोर स्किल उसकी पावर नहीं बढ़ाएगा, फिर भी यह उसे ग्रोथ में अच्छा बूस्ट देगा। 2 दिन बाद। अजीत, क्या तुम कल उसके खिलाफ होने वाले मैच के लिए तैयार हो? अजय ने अजीत से पूछा, जो लगातार शराब पी रहा था। तैयारी की क्या जरूरत है? मैं बस जाकर उसे उसकी औकात दिखा दूंगा, अजीत ने नफरत भरी आवाज में कहा और गिलास से शराब गटक ली। आह, अजय ने अजीत की बात सुनकर कहा, हम सभी जानते हैं कि वो हाल ही में बदल गया है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम भी उसके मुकाबले में नहीं हो। अजीत ने गिलास टेबल पर पटक दिया और अजय को धमकी भरी नजरों से देखा। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उस कचरे को नहीं हरा सकता जो डंजन में जाने से डरता है? देखो अजीत, मुझे पता है कि मैंने जो कहा वो बुरा लग सकता है, लेकिन तुमने भी देखा कि क्लास में टिंकू के साथ क्या हुआ, अजय ने कहा और खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि तुम इसे समझते हो या नहीं, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि वो अब भी वही कचरा है जिसके साथ हम परेशान करते थे, तो तुम बाद में पछताओगे, अजय ने आखिरी बार कहा और अजीत को अकेला छोड़ दिया। वो कमीना, अजीत ने दांत पीसते हुए कहा और बाकी की शराब पी ली। वो ये भी जानता था कि अजय ने जो कहा वो सच था। आखिरकार उसने अपनी आंखों से देखा है कि टिंकू के साथ क्या हुआ। इतना ही नहीं, सिर्फ एक थप्पड़ से विपिन ने टिंकू को खत्म कर दिया, जो उससे कमजोर नहीं है। अजीत ने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इतना मजबूत कैसे हो गया, उस चीज की मदद से मैं उसे हरा सकता हूं, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। मैं अपनी कमजोरी की भरपाई के लिए कुछ और इस्तेमाल करूंगा, अजीत ने कहा और उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। मैं और पैसे बचाना चाहता था और उस चीज से बेहतर कुछ और लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ उस कचरे की वजह से मुझे अपनी योजना बदलनी पड़ी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे मेरी योजना बर्बाद करने का पछतावा हो। अजीत ने शराब की बोतल उठाई और एक बड़ा घूंट लिया। मैं कल सबके सामने उसे कुचलने का इंतजार नहीं कर सकता। मैच का दिन आखिरकार आ ही गया और ज्यादातर लोग इस मैच की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग हैरान थे कि विपिन, जिसे एकेडमी का सबसे कमजोर हंटर माना जाता था, आज अजीत के खिलाफ लड़ने जा रहा है। क्या तुमने अब तक कोई शर्त लगाई है? इस मैच में बहुत से लोग दाव लगा रहे हैं। हाँ, मैंने अजीत पर शर्त लगाई है। मैंने भी। तुम कितनी शर्त लगा रहे हो? 2500 क्रेडिट। और तुम्हारा? विपिन पर 1000 और अजीत पर 5000। तुमने दोनों पर शर्त लगाई है? हाँ, विपिन के जीतने की संभावना कम है, लेकिन अगर अफवाहें सच साबित हुई और उसने मैच जीत लिया तो क्या होगा? इसलिए मैंने उस पर 1000 क्रेडिट का दाव लगाया। अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। तुम उस कचरे पर दाव लगाकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। एकेडमी में अपना खुद की बेटिंग सिस्टम था, जहां छात्र मैचों पर दाव लगा सकते थे। जब विपिन बेटिंग स्टेशन पर पहुंचा और उसने मैच की बेटिंग को देखा, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विपिन पर दाव लगाने की बेटिंग 1 का 5 गुना था, जबकि अजीत के लिए ये 1 का 1.5 गुना था। इसका मतलब था कि अगर कोई विपिन पर 1000 क्रेडिट का दाव लगाता है और अगर वो जीत जाता है तो वो व्यक्ति 5000 क्रेडिट मिलेगा। दूसरी ओर अजीत के लिए बेटिंग कम थी, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते थे कि वो आसानी से जीत जाएगा।
वे मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। विपिन ने सोचा और उसके होंठ ऊपर की ओर खिंच गए। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना अधिक लोग उसे कम आंकेंगे उतना ही अधिक पैसा वो कमा सकता था। इसलिए वो इस बात से परेशान नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। विपिन काउंटर पर गया और अपने बैंक खाते की पूरी बची राशि दांव पर लगा दी। वाणी से 1 लाख क्रेडिट मिलने के बाद विपिन के पास कुल 1,02,048 क्रेडिट थे। उसने अपने सारे क्रेडिट दांव पर लगा दिए। यहां तक कि रिसेप्शनिस्ट भी, जो दांव स्वीकार कर रही थी, हैरान होकर उसे देख रही थी। उसने विपिन को पहचान लिया था और जब उसने देखा कि विपिन खुद पर इतना बड़ा दांव लगा रहा है तो उसने सोचा कि क्या उसे भी विपिन पर दांव लगाना चाहिए। दांव लगाने के बाद विपिन बेटिंग काउंटर से दूर चला गया और स्पैरिंग एरेना की ओर चल पड़ा, जहां एकेडमी के छात्र एक दूसरे के साथ मुकाबला करते थे। अरे विपिन, मैंने तुम पर 5 क्रेडिट लगाए हैं। मुझे निराश मत करना। तुम अमीर आदमी हो। 5 क्रेडिट? मैं बहुत गरीब हूं। मैंने विपिन पर सिर्फ 1 क्रेडिट लगाया है। जब विपिन एरेना की ओर जा रहा था तो कुछ छात्रों ने हंसते हुए उससे कहा। विपिन ने बस उन्हें तिरछी नजर से देखा और आगे बढ़ गया। तुम्हारे मैच के लिए शुभकामनाएं। उस गोबलिन को हराओ। कुछ छात्र जो विपिन पर दांव लगा चुके थे उसका समर्थक कर रहे थे। जल्द ही विपिन स्पैरिंग एरेना में पहुंच गया, जो एक बड़े स्टेडियम जैसा था, कुछ फुटबॉल स्टेडियम की तरह। बस फर्क इतना था कि मैदान घास की बजाय कंक्रीट से बना हुआ था। चैप्टर 61 कवच। इस एरेना को जितनी बार देखता हूं ये उतना ही बड़ा लगता है, विपिन ने सोचा जब उसने एरेना का आकार देखा, जो लगभग 5 फुटबॉल स्टेडियमों के बराबर था। जैसे ही विपिन एरेना के अंदर गया वो एक पल के लिए चौंक गया और दर्शकों की तरफ चकित नजर से देखने लगा। हालांकि उसे पता था कि उसकी निगेटिव पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत लोग उसका मैच देखने आएंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग आज यहां होंगे। भले ही स्टेडियम भरा नहीं था, फिर भी वहां 1,000 से ज्यादा लोग वहां थे। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितने लाख लोग भी देख रहे हों, कुछ बदलने वाला नहीं है। विपिन ने अपने सदमे से उबरते हुए एरिना के मैदान की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही विपिन मैदान के अंदर गया, कुछ छात्रों ने उसका समर्थन किया, जबकि कुछ ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हारना मत। मैंने तुम पर 5,000 क्रेडिट लगाए हैं। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें चुनौती दूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। तुम्हारा चेहरा जरूर खराब हो जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं विपिन। चलो डेट पर चलते हैं। क्या तुम गे हो? उम्मीद है तुम अपना तीसरा पैर खो दोगे। कुछ लोगों ने आपस में निंदा की, जिन्हें विपिन ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मुझे लगता है कि किसी ने मुझसे डेट पर चलने को कहा है। वो सोचता रहा और उनकी आवाज सुनता रहा। अचानक उसे कुछ याद आया। मैंने अजीत से कहा था कि वो मुझसे शुक्रवार को लड़े, पर समय नहीं बताया। क्या होगा अगर वो डिनर के बाद आए और मैं यहां बेवकूफ की तरह खड़ा रहूं? वो लौटने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसने भीड़ में और तेज जयकार सुनी। एरिना के दूसरे छोर से अजीत उसकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर ठंडा भाव था। शुक्र है, मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, विपिन मुस्कुराया। लेकिन जब उसने देखा कि अजीत ने क्या पहन रखा है तो उसका चेहरा अजीब हो गया। दर्शक भी अजीत की तरफ हैरान भाव से देख रहे थे। हे भगवान, ये क्या चीज है? एक छात्र ने चिल्लाया। उसे ये क्यों पहनने की जरूरत है? ऐसा नहीं है कि वह किसी बड़े राक्षस के बॉस से लड़ने जा रहा है। एक और छात्र हंसते हुए बोला। चलो अच्छा हुआ, मैंने विपिन की जगह अजीत पर दाव लगाया। कोई रास्ता नहीं कि वो उसे हरा सके। अजीत विपिन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर रुक गया और उसे ठंडी नजरों से देखा। दूसरी ओर विपिन ने अजीत को अजीब नजरों से देखा, बल्कि वो उस चीज को देख रहा था जो अजीत ने पहनी हुई थी। अजीत ने लाल रंग का चमड़े का कवच पहन रखा था, जो उसके पूरे शरीर को ढक रहा था। केवल चेहरा खुला हुआ था। कवच को देखकर ही विपिन को समझ आ गया कि यह साधारण कवच नहीं है और इसकी रक्षा प्रणाली काफी अच्छी है। शायद ये सी रैंक का कवच है, विपिन ने सोचा और अजीत की ठंडी नजरों को देखा। यह देखकर कि अजीत उसे आत्मविश्वास से भरी नजरों से देख रहा था, विपिन ने अजीब नजरों से उसकी ओर देखा। क्या यह सोच रहा है कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसने सी रैंक का कवच पहन रखा है? विपिन ये सोचकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार वीआर में अपनी लड़ाइयों से विपिन जानता था कि उसकी ताकत C+ रैंक हंटर के करीब है। भले ही अजीत ने सी रैंक का कवच पहन रखा हो, लेकिन विपिन को 100% यकीन था कि वो बिना किसी परेशानी के उसे हरा देगा। जबकि विपिन ने अजीत के कवच की परवाह नहीं की, लेकिन मैच देखने आए लोग दंग रह गए।
जल्द ही बहुत से लोग जोर जोर से प्रोत्साहन करने लगे, जबकि कुछ गाली देने लगे। मुझे पहले से ही पता था कि अजीत ही जीतेगा। मैंने अपना सारा पैसा उसी पर लगाया, एक छात्र ने खुशी से कहा। पहले वो थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा अजीत पर लगा दिया था, और जब उसने सुना कि विपिन बहुत ताकतवर हो गया है तो उसे संदेह होने लगा था। लेकिन अब जब उसने देखा कि अजीत ने क्या पहना है तो वो खुश था कि उसने सही आदमी पर दाव लगाया है। उसके अनुसार विपिन की शक्ति सी रैंक तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है, और क्योंकि वो सी रैंक का नहीं है इसलिए वो अजीत को नुकसान पहुंचाने में काबिल नहीं होगा। उसे हराना तो दूर की बात है, वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। पहले ज्यादातर लोगों का मानना था कि विपिन शायद डी रैंक के आसपास है, इसलिए उसने अजीत को चुनौती दी। लेकिन अब जब उन्होंने अजीत को सी रैंक का कवच पहने देखा तो उन्हें विपिन से कोई उम्मीद नहीं रही। अच्छा हुआ मैंने विपिन पर सिर्फ 1000 क्रेडिट का दाव लगाया है। अजीत इतना बेशर्म है कि वो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो न्यायसंगत रूप से नहीं लड़ सकता? कवच पहनकर लड़ने में क्या बुराई है? क्योंकि उसने कवच पहना हुआ है, इसका मतलब है कि उन दोनों ने मैच से पहले ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था जो कवच के इस्तेमाल करने से रोकता हो। यह सही है, अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उस बेवकूफ को दोष दें जो साधारण कपड़े पहनकर लड़ने आया, जैसे कि वो टहलने निकला हो। तुम्हें ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, है ना? अजीत ने भीड़ की बातें सुनते हुए मुस्कुराकर विपिन से कहा। विपिन ने अजीत की बात सुनकर सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अजीत सी रैंक का कवच पहनकर उससे लड़ने आएगा। इस कवच की कीमत उसे कुछ लाख क्रेडिट पड़ी होगी, विपिन ने सोचा जब उसने अजीत के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा। विपिन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अजीत किस तरह का चेहरा बनाएगा जब उसे एहसास होगा कि उसका कवच विपिन के सामने सिर्फ एक कागज के टुकड़े जैसा है। जब अजीत ने विपिन के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे लगा कि विपिन उससे डरता है, इसलिए वो और भी ज्यादा मुस्कुराया और उसे एक और बड़ा झटका देने के बारे में सोचा। चैप्टर 62 नियम। अजीत ने अपनी आभा छोड़ी और लोग फिर से हैरान हो गए क्योंकि अजीत की आभा डी प्लस रैंक के हंटर की थी। विपिन भी हैरान हो गया जब उसने देखा कि अजीत अब डी प्लस रैंक का हंटर बन चुका है। मत बताओ कि उसने डी प्लस रैंक तक पहुंचने के लिए कोर खरीदने में अपना सारा पैसा लगा दिया, विपिन ने सोचा, और अब उसे सच में हंसी आ रही थी। पहले कवच और अब कोर। विपिन को नहीं पता था कि अजीत ने इन चीजों पर कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन एक बात उसे साफ थी, ये आदमी अब से कप नूडल्स खाकर जिंदा रहेगा। भले ही अजीत डी प्लस रैंक तक पहुंच गया हो, लेकिन विपिन के लिए इससे कुछ नहीं बदला। जब तक अजीत सी प्लस रैंक का हंटर नहीं बनता, विपिन को उसे हराने का पूरा भरोसा था। क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? अजीत ने अपनी डी प्लस रैंक की आभा छोड़ने के बाद विपिन से पूछा। अजीत की बात सुनकर विपिन ने सिर हिलाया। उसे वास्तव में पछतावा हो रहा था कि वो पैसों की कमी की वजह से 1 मिलियन क्रेडिट दाव पर नहीं लगा पाया। अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। विपिन को सिर हिलाते देख अजीत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब मैंने देखा कि विपिन ने क्लास में टिंकू को लगभग हरा दिया था, तब मैंने उस पर दाव लगा दिया था। अब ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ समय के लिए कप नूडल्स पर जीना पड़ेगा, एक छात्र ने कटु स्वर में कहा, जो उस समय क्लास में मौजूद था जब विपिन ने टिंकू को धमकाया था। चिंता मत करो भाई, तुम अकेले नहीं हो जो कप नूडल्स पर जी रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, उसके बगल में बैठे लड़के ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। जहां विपिन पर दाव लगाने वाले लोग निराश थे, वहीं अजीत पर दाव लगाने वाले लोग खुशी से झूम रहे थे। इसी दौरान एक आदमी जो अपने मध्य 30 के दशक का लग रहा था, स्पैरिंग एरिना में दाखिल हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि रेफरी था। रेफरी भी रैंक का हंटर था। क्योंकि इन मुकाबलों में मृत्यु की संभावना अधिक होती है, इसलिए मुकाबले के लिए हमेशा ऊपरी रैंक का हंटर रेफरी होता है ताकि किसी की जान न जाए। रेफरी को आते देख अजीत ने ठंडी मुस्कान दी। उसने अपना सारा पैसा इस सी रैंक कवच और कोर को खरीदने में खर्च कर दिया था। वो असल में सी प्लस रैंक कवच खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था ताकि वो ऊपरी रैंक के डंजन के अंदर जा सके। लेकिन विपिन की चुनौती की वजह से उसे ये सी रैंक कवच और कोर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके पास अभी भी सी प्लस रैंक कवच खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। चूंकि सी प्लस रैंक कवच खरीदने की मेरी योजना विपिन ने बर्बाद कर दी, अब मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो इसकी कीमत चुकाए, अजीत ने सोचा, और उसकी ठंडी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वाणी, तुम यहां क्या कर रही हो? वाणी को देखकर एक छात्र ने हैरान आवाज में पूछा। वाणी ने उसे एक नजर देखा और कहा, हम स्पैरिंग एरिना में हैं और यहां एक मैच शुरू होने वाला है।
तुम्हें क्या लगता है मैं यहां क्यों हूं? विकास एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम भी मैच देखने आए हो? मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहां देखूंगा। विकास 185 सेंटीमीटर लंबा था, काले बाल और काली आंखें लिए हुए, और उसकी C+ रैंक की हंटर आभा उसे आकर्षक बनाती थी। वाणी की तरह ही वो भी एक अच्छा हंटर था। वैसे मेरे पिछले ऑफर के बारे में तुमने क्या सोचा? बस आइस हार्ट फ्लावर का 1/4 हिस्सा शेयर करो और मैं तुम्हें उस डंजन को साफ करने में तुम्हारी मदद करूंगा। विकास ने वाणी के पास बैठते हुए पूछा। सॉरी विकास, मैं तुम्हारा ऑफर नहीं मान सकती। मुझे आइस हार्ट फ्लावर पूरी तरह से चाहिए। वाणी ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसके बारे में भूल जाओ। क्या तुम पूरी तरह से निश्चित हो? विकास ने थोड़ी चिंतित आवाज में कहा, तुम्हारे लिए मेरे जैसे योग्य C+ रैंक हंटर को ढूंढना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, वाणी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विकास कुछ और कहने वाला था, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया और बस सिर हिला दिया। इस दौरान रेफरी ने एरिना में प्रवेश किया और विपिन और अजीत से कहा, मैं तुम्हें नियम समझाता हूं। हालांकि तुम दोनों ने हथियार के इस्तेमाल पर कोई विशेष नियम नहीं बनाए हैं, लेकिन तलवार, भाले और अन्य हमले प्रकार की चीजों का उपयोग नहीं कर सकते। यदि हथियार का उपयोग करना है तो एरिना के हथियार रैक से चुनो। वे विशेष रूप से स्पैरिंग के लिए बनाए गए हैं और सुरक्षित है। दूसरा, अपने प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण अंगों जैसे आंखें या कमर पर हमला करने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें तुरंत असमर्थ घोषित कर दूंगा। तीसरा, मैच तब खत्म होगा जब तुम में से कोई बेहोश हो जाएगा या हार मान लेगा। चौथा और अंतिम नियम, अगर मैं रुकने के लिए कहूं तो तुरंत रुक जाओ। ऐसा नहीं करने पर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें नियम समझ आ गए? रेफरी की बात सुनकर विपिन और अजीत ने सिर हिला दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, विपिन कितनी देर तक टिकेगा? पता नहीं, शायद 1 या 2 मिनट। मुझे लगता है मैच कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अजीत अपने कवच के कारण विपिन के सभी हमलों को आसानी से रोक सकेगा और बस हमला करता रहेगा। जब दोनों ने सिर हिलाया तो रेफरी ने हाथ उठाया और चिल्लाया, तुम शुरू कर सकते हो। मैच शुरू होते ही विपिन और अजीत दोनों ने कोई हरकत नहीं की। विपिन इसलिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वो मैच को लेकर चिंतित नहीं था और देखना चाहता था कि अजीत क्या करने वाला है। दूसरी ओर अजीत इसलिए रुका हुआ था क्योंकि वो देखना चाहता था कि विपिन उसके कवच को तोड़ने की कोशिश करता है या नहीं। तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुमने मुझे चुनौती देने के बाद अब कोशिश भी नहीं करोगे? अजीत ने मजाक में कहा और आगे बोला, अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अजीत की बात सुनकर विपिन की दिलचस्पी ये जानने में पूरी तरह खत्म हो गई कि अजीत क्या योजना बना रहा था। विपिन के चारों ओर हल्की नीली आभा तब प्रकट हुई जब उसने मानसिक शक्ति का उपयोग किया। विपिन बिना किसी शक्ति के भी अजीत को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी शारीरिक शक्ति को इतना दिखाना नहीं चाहता। इसलिए विपिन ने मानसिक शक्ति का उपयोग किया ताकि लोगों को लगे कि उसकी शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति के कारण बढ़ी है। हालांकि विपिन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करने वाला था, क्योंकि मानसिक शक्ति के साथ उसकी शक्ति C+ रैंक तक पहुंच सकती थी। चैप्टर 63, असली या नकली। बेशक मानसिक शक्ति का उपयोग करने के बाद विपिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि मानसिक शक्ति के बाद उसकी शारीरिक शक्ति C+ रैंक तक पहुंच जाएगी। अगर विपिन अपनी पूरी ताकत से अजीत पर हमला करता है, भले ही वो C रैंक कवच पहने हुए हो, तो विपिन जानता था कि अजीत के मरने की अधिक संभावना है। जब दूसरे लोगों ने विपिन को मानसिक शक्ति का उपयोग करते देखा तो वे सभी निराश हो गए। पहले तो उन्हें उम्मीद थी कि विपिन के पास कोई शक्तिशाली स्किल हो सकता है जो अजीत के सुरक्षा कवच को तोड़ने में सफल हो सकता है, लेकिन उसे सबसे बुनियादी तकनीक मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए देखकर उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन जो हुआ उसने विपिन सहित सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। क्योंकि विपिन अजीत को मारना नहीं चाहता था, उसने अपनी ताकत का लगभग 80% इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह अजीत के C रैंक कवच को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। विपिन ने अपने पैर जमीन पर जमाए और अगले ही पल मैच देख रहे ज्यादातर लोगों को कुछ समझ न आने से पहले ही वो अजीत के पास पहुंच गया। विपिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी स्पीड उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी गति इतनी तेज न हो, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अजीत की ओर एक मुक्का मारा।
हालांकि मुक्का साधारण लग रहा था, लेकिन विपिन की मुट्ठी के आसपास की हवा फट गई। विपिन का चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि उसकी ताकत उसकी उम्मीद से ज्यादा थी। आखिरी पल में उसने ताकत कम करने की कोशिश की, लेकिन पर्याप्त समय न मिलने के कारण वो इसे पूरी तरह संभाल नहीं पाया। अजीत, जो अभी कुछ पल पहले मुस्कुरा रहा था, अचानक सामने खड़े हुए विपिन को देखकर हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, उसने देखा कि विपिन का मुक्का उसके कवच पर आकर लगा। अजीत ने महसूस किया कि मानो कोई पहाड़ उसकी ओर आ रहा हो और उसके शरीर में तनाव फैल गया। वो तैयार नहीं था और कुछ नहीं कर सका। अजीत पीछे की ओर उड़ गया और धमाके के साथ साथ हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। वो 30 मीटर दूर जाकर गिरा, जिससे जमीन में 2 मीटर का गड्ढा बन गया। उसका सी रैंक का लाल कवच फट गया था और छाती का हिस्सा जहां विपिन ने मुक्का मारा था, वहां से कवच धंस गया था। अजीत के मुंह से खून बह रहा था और उसका शरीर हिलना बंद हो गया। पूरे एरेना में खामोशी छा गया। लोग सिर्फ विपिन और अजीत को देख रहे थे, ये सोचते हुए कि आखिर क्या हो गया। एरेना में खामोशी थी क्योंकि लोग बुरी तरह से घायल अजीत और विपिन को देख रहे थे, जो चेहरे पर हैरान भाव के साथ खड़ा हुआ था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जब उन्होंने विपिन को मानसिक शक्ति का उपयोग करते देखा तो सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने एक मुक्का मारा और अजीत, जो सी रैंक कवच पहने हुए था, गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या उसने नकली सी रैंक कवच पहना हुआ था? लोग हैरान थे और जैसे ही वे सदमे से बाहर आए, पूरे एरेना में हंगामा मच गया। हे भगवान, ये कैसे हुआ? विपिन ने अजीत को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? अरे, ये मैच फिक्स था। अजीत ने नकली कवच पहना था। मैंने जो दाव लगाए थे वो पैसे वापस करो। ये किस तरह का जादू है? यहां तक कि वाणी और विकास भी विपिन और बेहोश पड़े अजीत को देख रहे थे और उनका मुंह खुला हुआ था, क्योंकि अजीत और वाणी दोनों C+ रैंक के हंटर हैं। उन्होंने साफ देखा कि विपिन ने कैसे बस एक साधारण मुक्का मारा। हालांकि विपिन तेज था, उसकी गति C+ रैंक के भीतर ही थी, इसलिए उन्होंने विपिन के हमले को देख लिया। वो अनजान है कि अगर विपिन अपनी पूरी ताकत लगाता तो वे उसे देख पाते या नहीं, लेकिन विपिन तेज था, फिर भी उसकी स्पीड C+ श्रेणी में थी, इसलिए वे विपिन के हमले को बिना किसी समस्या के देख पा रहे थे। रेफरी, जो अभी भी हैरान होकर विपिन को देख रहा था, शोर सुनकर अपने होश में आया और तुरंत अजीत की ओर भागा। वो अजीत के पास पहुंचा और उसकी हालत देखी। जब उसे महसूस हुआ कि अजीत अभी भी जीवित है, तो उसने राहत की सांस ली। विपिन के हमले से वो इतना हैरान था कि अजीत की हालत पर ध्यान ही नहीं दिया था। अजीत की पसलियां टूट गई थी और उसके फेफड़े भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। सौभाग्य से अजीत मरने की कगार पर होते हुए भी बच सकता था, जब तक वो जीवित था। रेफरी के हाथ से एक सफेद रोशनी निकली और अजीत के शरीर में अंदर चली गई। उस रोशनी के कारण से अजीत की सारी चोटें तेजी से ठीक होने लगी। जल्द ही उसके मुंह से खून बहना बंद हो गया और उसकी टूटी पसलियां भी ठीक होने लगी। अजीत का धंसा हुआ सीना, जो विपिन के मुक्के की वजह से हुआ था, अब सही होने लगा। जब रेफरी अजीत को ठीक कर रहा था, विपिन अपनी मुट्ठी को देखकर उलझन में था। उसे यकीन था कि उसने अपनी 80% ताकत का ही इस्तेमाल किया था। VR में प्रैक्टिस करने के बाद उसे अपनी ताकत का अंदाजा था और उसे नहीं लगा था कि उसकी 80% ताकत अजीत को इतना गंभीर रूप से घायल कर सकती है। विपिन को यह भी यकीन था कि अगर उसने आखिरी पल में अपनी ताकत कम नहीं की होती तो अजीत शायद मर जाता। ये क्या हो रहा है? विपिन उलझन में था कि उसकी ताकत अचानक इतनी ज्यादा कैसे हो गई। वो कल ही VR रूम में गया था और उसकी ताकत साधारण थी, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। विपिन ने अपनी भौहें उठाई और सोचा कि उसकी 80% ताकत VR में इस्तेमाल की गई 100% ताकत के बराबर क्यों लग रही थी। यहां क्या अंतर है? तभी उसे कुछ याद आया। मैं ये कैसे भूल गया? उसने मानसिक शक्ति का उपयोग बंद कर दिया, जो अब तक सक्रिय थी। विपिन के शरीर से हल्की नीली माना की परत धीरे धीरे गायब होने लगी। चैप्टर 64 माना शक्ति। जब हल्की नीली परत गायब हो रही थी, विपिन ने देखा कि नीले माना के साथ काले रंग की एक हल्की परत भी थी, जिससे उसका चेहरा हैरान हो गया। विपिन भूल गया था कि उसका माना दूसरों से अलग था। उसके माना में शैडो एनर्जी भी मिक्स है, जिसकी VR नकल नहीं कर सकता था। VR केवल उसका साधारण रूप बना सकता था, लेकिन वो शैडो एनर्जी नहीं बना सकता, जो एक ऊपरी लेवल की एनर्जी है और अरोड़ा की दुनिया में संभव नहीं है। विपिन को याद आया
कि उसे रूल ब्रेकर की उपाधि मिली थी, क्योंकि उसने इस शैडो एनर्जी को जागृत किया था। मैं कैसे भूल गया कि शैडो एनर्जी की वजह से मेरी मानव शक्ति वीआर से ज्यादा मजबूत होगा। विपिन ने सोचा और रेफरी की ओर देखा, जिसने अजीत का इलाज पूरा कर लिया था। हालांकि अजीत का इलाज हो गया था, लेकिन वो बेहोश था और पता नहीं था कि वो कब जागेगा। रेफरी ने विपिन को देखा, जो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेफरी ने सोचा, ये किस तरह का माना की मानसिक शक्ति थी? मैं जीत गया हूं ना? विपिन ने पूछा, और रेफरी ने चुपचाप सिर हिलाया। विपिन पर दाव लगाने वाले लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्होंने अच्छा पैसा कमाया था, जबकि ज्यादातर लोग जो अजीत पर दाव लगा चुके थे नाराज थे। विपिन बिना किसी परवाह के एरिना से बाहर निकल गया। विपिन ने स्पैरिंग एरिना छोड़ दिया, और यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने उसके बाद क्या किया। सबसे पहले उसने अपना फोन निकाला और कैलकुलेटर खोला। फिर उसने देखा कि उसे कितनी राशि मिलने वाली है, क्योंकि दाव में 1 का 5 गुना था, और विपिन ने अपना पूरा बैंक बैलेंस दाव पर लगा दिया था। इसलिए इस बार उसने ज्यादा पैसा कमाया। जब उसने कैलकुलेटर पर 510, 240 की संख्या देखी, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आखिरकार शायद अब उसे गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, विपिन ने खुद से कहा, और अपने कमरे की ओर चलने लगा। कमरे में पहुंचकर विपिन बैठा और फिर से मानव शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके चारों ओर हल्की नीली और काले रंग की एक बेहद हल्की परत दिखाई दी। इस बार उसने अपनी पूरी सीमा तक मानव शक्ति का प्रयोग किया। उसने पाया कि उसकी असली दुनिया की शक्ति वीआर से कहीं अधिक थी। 80% शक्ति पर विपिन की शक्ति वीआर में C+ रैंक के बराबर थी। विपिन ने एक बार फिर से मानव शक्ति की 100% तक उपयोग किया और अपनी शक्ति के स्तर को महसूस किया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि 100% शक्ति पर वो C+ रैंक के हंटर से अधिक ताकतवर होगा। हालांकि वो अभी भी रैंक के हंटर से काफी कमजोर था। विपिन को लगा कि अगर वो पूरी ताकत से मानव शक्ति का इस्तेमाल करता है तो C+ रैंक के हंटर को हराना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें सिकुड़ गई। मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? विपिन ने सोचा और 100% ताकत के साथ मानव शक्ति को जारी रखा। शुरुआत में दर्द हल्का था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया। 5 मिनट बाद विपिन को लगा कि उसका शरीर अपनी सीमा पर पहुंच गया है। उसे लगा कि अगर वो इसी तरह जारी रखेगा तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। माना में मिली शैडो एनर्जी उसके वर्तमान शरीर के लिए बहुत अधिक थी। विपिन को यह भावना पहले भी हो चुकी थी, जैसे तब जब उसने C रैंक के भेड़िए से लड़ाई की थी और शैडो एनर्जी का उपयोग किया था। उस समय भी उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ा था। विपिन ने तुरंत मानव शक्ति का उपयोग बंद कर दिया, लेकिन उसके शरीर में अब भी दर्द हो रहा था। उसने एक हीलिंग पोशन निकाली और जल्दी से पी लिया। कुछ ही देर में उसे राहत मिलने लगी। मैं अपने मौजूदा शरीर से पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा और बिस्तर पर लेट गया। जब उसने 80% शक्ति का उपयोग किया तो उसका शरीर आसानी से इसे सहन कर गया, लेकिन 100% शक्ति पर उसका शरीर संभाल नहीं सकता। विपिन ऐसा इंसान नहीं था जो बिना किसी कारण के खुद को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उसने शैडो एनर्जी की शक्ति को संभालने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से मजबूत करने से पहले 100% ताकत से मानव शक्ति का उपयोग न करने का फैसला किया। लेटते समय विपिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मोनार्च कोर को महसूस करने की कोशिश की। एक काली बूंद, जो वास्तव में शैडो एनर्जी थी, उसके मोनार्च कोर के चारों ओर घूम रही थी। पिछली बार जब उसका प्राइम कोर D रैंक में पहुंचा था, तब उसने शैडो एनर्जी का सबसे छोटा हिस्सा को सोख लिया था और विकसित हो गया। उस समय विपिन ने सोचा कि वो छोटा हिस्सा उसे वापस नहीं मिलेगी, लेकिन 24 घंटे के बाद वो हैरान हो गया कि शैडो एनर्जी का वो हिस्सा फिर से उत्पन्न हो गया और उसके मोनार्च कोर के चारों ओर दिखाई दिया। विपिन ने कुछ समय तक उस एनर्जी की काली बूंद को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मुझे इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। क्या होगा अगर मेरा शरीर पिछली बार की तरह शैडो एनर्जी को संभाल नहीं पाया? मुझे फालतू का खतरा नहीं उठाना चाहिए। विपिन सोच रहा था कि वो उस हिस्से का उपयोग करके देखूं कि क्या होगा। लेकिन जब उसे भेड़िए के साथ अपनी लड़ाई का अंत याद आया तो उसने बस सिर हिला दिया। उसे अभी भी याद था कि कैसे उसका माना अस्त व्यस्त हो गया था और शैडो एनर्जी की ताकत के कारण उसका शरीर टूटने लगा था। विपिन बिना किसी कारण के उस दर्द को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। 30 मिनट के बाद माना शक्ति के कारण उसे जो दर्द हो रहा था
वो पूरी तरह से गायब हो गया। अचानक विपिन को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी जीत की रकम के बारे में होगा, इसलिए उसने खुशी से मैसेज को खोला। लेकिन जब उसने देखा कि ये उसके पैसे के बारे में नहीं था, तो वो निराश हो गया। ये एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज था। अब जब तुम्हारा मैच खत्म हो गया है, चलो 2 दिन बाद संडे को निकलते हैं। हालांकि नंबर अनजान था, विपिन ने तुरंत पहचान लिया कि ये किसका मैसेज है। उसे मेरा नंबर कहां से मिला? विपिन ने बुदबुदाया, क्योंकि उसने उसे कभी अपना नंबर नहीं दिया था। लेकिन जल्द ही उसने कंधे उचकाए और जवाब दिया कि उसे संडे को जाने में कोई समस्या नहीं है। मैसेज भेजने के बाद विपिन ने फोन रख दिया और पोषण और दूसरी उपयोगी चीजें खरीदने के बारे में सोचा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो आदमखोर दानव के कोर को सोखने के बारे में सोच रहा था। मैं उन्हें कल सोखूंगा। उम्मीद है कि मेरी किस्मत इस बार मुझे निराश नहीं करेगी, विपिन ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही उसने लंबे समय तक 100% मानव शक्ति का उपयोग नहीं किया, फिर भी विपिन को लगा कि उसका शरीर थक गया है। इसलिए उसने कुछ समय सोने का फैसला किया। चैप्टर 65 भाग्य की देवी। मैच खत्म होने के बाद विकास ने वाणी को अलविदा कहा और एरिना से बाहर निकल गया। एरिना से बाहर निकलने के बाद विकास एकेडमी में अपने कमरे की ओर चला गया, जहां वो बहुत कम आता जाता है। विकास एक C+ रैंक का हंटर है, इसलिए वो शायद ही कभी एकेडमी में रुकता है और अपना ज्यादातर समय बाहर अलग अलग मिशन करने या अपने लिए उपकरण जुटाने के लिए डंजन साफ करने में बिताता है। C रैंक का हंटर बनने के बाद एकेडमी के नियम आपके लिए काफी ढीले हो जाते हैं। दूसरे छात्रों के विपरीत, जिन्हें मिशन न करने पर क्लास में जाना पड़ता है, C रैंक पर पहुंचने के बाद इन चीजों की चिंता नहीं करनी होती। एकेडमी में रहते हुए C रैंक तक पहुंचना आसान नहीं होता। 4 साल में C रैंक तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। विपिन के विपरीत, जिसे अपने कोर के कारण अपनी नींव असंतुलित होने की चिंता नहीं करनी होती, दूसरे लोग अगले लेवल पर जाने से पहले अपने कोर को संतुलित किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। वापस जाते समय जब लोगों ने विकास को देखा, तो उन्होंने उसकी ओर सिर हिलाया, क्योंकि वो वाणी की तरह ही C+ रैंक तक पहुंचने वाले छात्रों में से एक है। विकास ने भी उनकी ओर सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचने के बाद विकास का शांत चेहरा बदल गया और वो बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा। भले ही मैं उसके साथ न जाऊं, लेकिन मुझे उसे सूचित करना होगा, विकास ने बड़बड़ाया और कुछ देर बाद उसने अपना फोन निकाला। विकास ने एक नंबर डायल किया और कॉल किया। इस बार क्या हुआ विकास? मत बताना कि तुम फिर फेल हो गए। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई और विकास को एक सुस्त आवाज सुनाई दी। विकास ने गहरी सांस ली और कहा, उसने मेरे सुझाव को मना कर दिया। यह बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सोचा था। 1 मिनट बाद विकास ने एक बार फिर वही आवाज सुनी। क्या तुमने 1/4 हिस्सा आइस हार्ट फ्लावर के लिए कहा था? नहीं, विकास ने तुरंत मना कर दिया। मैंने वही 1/4 हिस्सा मांगा था जैसा तुमने कहा था। पहले तो उसने मना नहीं किया और कहा कि वो इस पर सोचेगी, लेकिन आज जब मैंने उससे पूछा तो उसने मेरा ऑफर को ठुकरा दिया। ये अजीब है। उसे जो पोषण बनाना है उसके लिए केवल आधा आइस हार्ट फ्लावर की जरूरत है। उसे ये ऑफर सुनने के बाद मान जाना चाहिए था और तुम्हें साथ ले जाना चाहिए था। लेकिन लगता है कि उसे कोई और मिल गया है जो तुमसे ज्यादा काबिल है और उस व्यक्ति ने आइस हार्ट फ्लावर नहीं मांगा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसे कोई और मिल गया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे उसकी मदद के बदले पैसे मांगने चाहिए थे। इस तरह वो मुझे मना नहीं करती और मैं आसानी से मिशन पूरा कर लेता। लेकिन तुमने कहा था कि आइस हार्ट फ्लावर मांगो, जो हम में से किसी के काम का नहीं है। विकास, अगर तुम सोचते हो कि पैसे मांगने से उस पर शक नहीं होता, तो तुम बहुत मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो बेवकूफ है? वो जानती है कि तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक C+ रैंक के हंटर हो और आसानी से कमा सकते हो। हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ने में असफल रहे। अगर तुम वहां जाओगे और पैसे मांगते हुए उसकी मदद करोगे, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे शक नहीं होता? फ्लावर का 1/4 हिस्सा मांगना सबसे अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे किसी जानने वाले को इसकी जरूरत है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। इसलिए वो तुम्हें फ्लावर का हिस्सा दे सकती थी। जब विकास ने यह सुना, तो उसे समझ आया कि पैसे की बजाय फ्लावर क्यों मांगा गया था। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसके साथ डंजन में नहीं जा सकता और वो नहीं कर सकता जो तुमने मुझसे करने को कहा था। इस बारे में भूल जाओ। बस ये पता लगाओ कि वो कब डंजन में जाएगी। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। विपिन अपने हाथ को देखते हुए बिस्तर पर बैठा था। चेहरे पर गंभीरता थी। उसके हाथ में एक काला कोर था, जो उस आदमखोर दानव का था जिसे उसने कुछ दिन पहले मारा था।
अपने गंभीर भाव और सुंदर चेहरे के कारण विपिन काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वो आकर्षक आभा पूरी तरह बर्बाद हो गई। हे भाग्य की देवी, मुझे आशीर्वाद दे। मैं आपके मंदिर को खोजूंगा, और अगर मुझे वो स्किल मिल जाए जो मुझे चाहिए तो 1 मिलियन क्रेडिट दान करूंगा। अगर किसी और ने विपिन की बातें सुनता तो वे समझ जाता कि वो भाग्य की देवी को ठगने की कोशिश कर रहा है। अरोड़ा दुनिया में भाग्य की देवी का कोई मंदिर नहीं था। विपिन भी जानता था कि यहां कोई मंदिर नहीं है। उसने इंटरनेट पर भी ये खोजा था, और 10 मिनट बर्बाद करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसने ये प्रार्थना करने की हिम्मत की। क्योंकि भाग्य की देवी का कोई मंदिर नहीं है, इसलिए उसे अपना पैसा दान नहीं करना पड़ेगा। प्रार्थना के दौरान उसने कहा कि वो उसके मंदिर की खोज करेगा और 10 लाख क्रेडिट दान करेगा। वो उस मंदिर की खोज तब तक करेगा जब तक वो मर नहीं जाता, क्योंकि वो एक आस्तिक सोच वाला व्यक्ति है और अपनी खुशी के लिए जो चाहे वो सोच सकता है। क्या उसे अपनी हर बात को तर्क के साथ साबित करना जरूरी है? 1 और मिनट प्रार्थना करने के बाद विपिन आदमखोर दानव के पहले कोर को सोखने के लिए तैयार था। उसने उम्मीद से कोर को अपने मुंह में डाल लिया। जैसा कि हमेशा होता है, कोर पिघल गया और ऊर्जा में बदल गई, जो उसके मोनार्च कोर की तरफ बढ़ी। कुछ ही सेकंड में उसके मोनार्च कोर ने D+ रैंक की सारी ऊर्जा को सोख लिया। हालांकि विपिन को यह पहले से पता था, फिर भी उसे थोड़ी हैरानी हुई। वो खुशी से इंतजार कर रहा था कि क्या उसे कोई स्किल मिलेगा। लेकिन समय बीतता गया और उसे कोई सूचना नहीं मिली। शायद कुछ नहीं मिला, उसने आप भरते हुए कहा। फिर उसने दूसरा कोर निकाला और फिर से प्रार्थना की। कोर ऊर्जा में बदलकर फिर से उसके मोनार्च कोर में समा गया, लेकिन उसे अब भी कोई सूचना नहीं मिली। शायद भाग्य की देवी बेवकूफ नहीं है, उसने सोचा। लेकिन तभी उसकी स्टेटस विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया। आपको देवोरर स्किल प्राप्त हुआ है। विपिन ने नोटिफिकेशन देखा और गर्व महसूस किया। वो सही था, भाग्य की देवी वाकई में भोली है और उसने उसे वो स्किल दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी। चिंता मत करो भाग्य की देवी, मैं निश्चित रूप से आपके मंदिर की खोज करूंगा, विपिन ने जोर से कहा और स्किल की जानकारी देखने लगा। देवोरर, यह स्किल मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। विपिन का दिमाग खाली हो गया, जैसे उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया हो, और वो बस स्टेटस विंडो को देखता रहा। उसके चेहरे पर वही बड़ी मुस्कान थी